नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। भौतिकतावाद या भौतिक संसाधनों पर बढ़ती हुई रुचि के कारण हम लोग किस तरह से अपने पास जो है उसको ना देखते हुए भौतिक वस्तुओं में इतने दुखी हो जाते हैं ना पाने पर कि जीवन का रस ही खत्म हो गया। उसी पे आधारित ये कहानी है 2 बहनों की, जिसमें एक छोटी बहन वो अमीर घर में ब्याह दी गई, बड़ी बहन एक गरीब घर में है। तो बड़ी बहन के यहाँ छोटी बहन जाती है एक निमंत्रण में, तो क्या-क्या घटना होती है, उस बारे में कहानी है। सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। रवि ने एक खत है रेणु के हाथ में दे दिया है। रेणु ने खत पढ़कर सिर पर हाथ रख कुर्सी पर बैठ गई। तुरंत चौंक उठी, बड़ी दुर्घटना से बच गई। घर पर एक ही कुर्सी है, वह भी टूटी हुई। कई दिन वह घायल हो चुकी है, किसी को आराम नहीं दे पाती। जलावन कर लें, वही बेहतर है। कम से कम सुरक्षा तो कायम होगी। पर घर में कुर्सी होने का जो गर्व और संतोष रेणु को मिलता है, वह किसी चौकीदार के गर्व संतोष से कम नहीं। इस जरा-सी मानसिक कमजोरी के कारण रेणु मुश्किल से जोड़-जाड़ कर कुर्सी का कुर्सित्व रखे हुए है। बैठते समय बड़ी सावधानी से शरीर का भार रखना पड़ता है। अचानक विचारों में वह कुर्सी के बारे में सब भूल गई। खत छोटी बहन मल्लिका का है। बहन ने विवाह किया है, धनी घर में, पति धनंजय पिता के इकलौते बेटे हैं और ऊंचे पद पर हैं। विवाह की सालगिरह पर मल्लिका ने मतलब छोटी बहन ने रेणु को निमंत्रण भेजा है और सिर्फ निमंत्रण ही नहीं, आने का अनुनय भी किया है। इससे हर बार की तरह वह कोई विश्वसनीय कारण बताकर टाल नहीं सकती। ये बार चिंता की बात है कि धनंजय जी खुद लेने आ रहे हैं। रवि रेणु ने छोटा तेलंगा बाजार के छोर पर गली में किराए का छोटा सा मकान ले रखा है। गली सकरी है, गंदी जगह है, किसी मकान मालिक का मतलब नहीं है। धनंजय बाबू चौधरी बाजार में बड़ी अट्टालिका में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। कि कुर्सी प्रत्याख्यान की बात रेणु सह न सकी। गुस्से में धक्का देने जा रही थी, रवि ने घबराकर गोद में खींच लिया। कहा, "अभी वे आएँगे, बैठने को क्या दोगी?" रेणु ने सिर पर हाथ रख नीचे बैठ गई। चैन से बैठना भी घड़ी भर संभव नहीं है यहाँ। हे भगवान! रवि की ओर देखकर कहा, "अब सोचते क्या हो? घर छोड़े जाने के अलावा कोई उपाय है? क्या करेंगे? इस बार अजय के घर जाने में जो खर्च हुआ है, जो अपमान मिला है, पता है ना? क्या करें बोलो? अब और समय नहीं है।" रवि ने हँसकर कहा, "मैं कहूँ क्यों? इतनी लाज क्यों? वे धनी हैं, होने दो।" मैं म्लान होकर रवि ने कहा, "रानी समझो, पूंजीवाद किस तरह दुनिया में गरीबी बढ़ा रहा है। गरीबों में लोभ, मोह बढ़ाकर उनकी आत्मा को मार रहा है।" रेणु का हाथ पकड़कर कहा, "क्षुद्र हृदय दुर्बल्यम।" विद्रूप हँसी के साथ रेणु बोली, "मेरा हाथ थाम कर ले चल मुझे, सखा मेरे, मैं वो पथ ना जानूँ जहाँ पर साड़ी मिलती हो।" फिर माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। "वह तुम्हारी साफ साड़ी है ना, उसे पहन लो, अप्सरा दिखती हो। पर ऐसी तो उसके यहाँ नौकरानियाँ पहनती हैं। ध धनी के यहाँ वे और उसके नौकर कैसे कपड़े पहनते हैं, इसलिए मैं अपनी साड़ी पर पैसा खर्च करूँ?" रेणु संभाल ना पाई, आँसू झर आए। रवि चूमने ही जा रहा था कि रेणु ने पीछे ढकेल दिया, विलाप करने लगी। "क्यों मेरे बाप ने गले में पत्थर बाँध दिया है? क्या सुख पाती हूँ? केवल दर्शन सुनती रहती हूँ।" रवि ने कई बार सुना है, ₹60 का क्लर्क है, आमदनी 4 अंकों में हो, तब रेणु के खर्चे पूरे हों। वह ट्यूशन पढ़ाता है, कई अन्य उपाय करता है, फिर भी आमदनी 3 अंक से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। सारी आय रेणु की मन लायक साड़ी के लिए कम पड़ती है। चोट लगी मगर हँसकर कहा, "नारी की यौन प्रवृत्ति उसकी सारी देह और मन में फैली होती है। मामूली अपनी हालत पर घृणा क्यों? तुम्हारी कमजोरी खुद को जलाती है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। धनी तो शोषक होते हैं।" तेज स्वर में बोली, "ये अपने साम्यवादी भाषण बस करो। भेंट तुम्हारी आशा, आकांक्षा मैं पूरी नहीं कर सकता। ये मैं तुम्हारी आशा, आकांक्षा पूरी नहीं कर सकता।" ये रवि ने कहा। "मैं पराजय स्वीकार समझता हूँ, यूँ हताश अगर अधिक दिन तक रहोगी तो तुम पागल हो जाओगी। कोई कुछ कहे, असल बात तो मैं समझता हूँ, पर उपाय क्या है?" रेणु ने कहा, "फिर शादी क्यों की? तेरी मेरी कुंडली में राजयोग था, तुम्हारे पिता की जिद थी, यही विवाह करें। मैंने घोर आपत्ति की फिर भी नहीं माने। तुम्हारी आकांक्षा मेरी आकांक्षा का मेल नहीं होगा, मुझे संदेह था।
संदेह रेणु ने कहा, संदेह था तो दया कर शादी ना करते। रवि ने कहा, अचानक तुम्हें देख लिया पहले दर्शन में ही, बस मन की मुग्ध हालत में मैं अपनी क्षमता को कई गुने कर देखा। हालांकि मेरी क्षमता काफी बड़ी है। अब मैं लेखक हो गया हूँ। सपने में भी नहीं सोचा था कि खैर मैं कभी लेखक बनूंगा। फिर वो बात छोड़ो, वे आ जाएंगे। बात मानो, अपना परिचय व सौंदर्य साड़ी में ना देखो। मोर पंख वाले कौवे की कहानी तो तुमने सुनी ही होगी, है ना? वो साड़ी, वही वाली साड़ी पहन लो। ठीक, चलो। रेणु बोली, चलो पहन लेती हूँ, लेकिन हाथ कान में कौन से गहने पहनूंगी? रवि ने कहा, वामाचरण मित्र की कहानियां। रवि सिर पर हाथ रख बैठने जा ही रहा था कि वह चौंक कर उठ गया। मेरी अकल से बाहर है। काम उतर आई है। धनंजय कभी भी आ सकते हैं। लाचारी में रेणु को देखा, उसके अधर पर हंसी आ गई। रवि के माथे पर हाथ फिरा कहने लगी, मेरा कहा मान लो, मैं जाकर पड़ोस से साड़ी गहने मांग ले। रवि ने खींच में कहा, मोर पंख लगाकर कौवा कभी मोर नहीं बन सकता। रेणु ने कहा, सब ऐसे ही करते हैं। रवि ने चुप रहकर कहा, चलो भैया, जो करना है वो करो। तुम्हारा गर्व और दम है कि तुम रेणु ने कहा, तुम्हारा गर्व और दम है कि तुम किसी से मदद नहीं लोगे। रवि ने कहा, जो मर्जी है करो। अब की निमंत्रण पर ना जाना अच्छा नहीं लगता। सामने घड़ी ने टन टन 6 बजाए। रेणु बगल में दुर्लभ के घर चली गई, वहां से साड़ी, बनारसी और गहने ले आई। रवि वैसे ही सिर नीचा किए बैठा था। रेणु ने नृत्य के छंद में आकर रवि को धकिया कर कहने लगी, क्यों बुरा सोचते हो? देखो यह साड़ी कैसी फबती है। उसने प्रशंसा की आशा में अपने उन्नत वक्ष झुला दिए। रवि खाली निगाह देखता रहा। कहा, रवि ने पूछा, पुन्नू जाग गई तब क्या करोगे? उसका क्या होगा? उसे कहीं छोड़ देते हैं। रेणु ने कहा। फिर रवि ने कहा, नहीं, चलो उसको लिए चलते हैं। लेके वो लोग बोले कि उसको सोते हुए लेके चले जाएंगे। तभी धनंजय की आवाज सुनाई दी, और धनंजय ने कहा, कटक में ऐसी जगह भी है? ओ, इधर गंदा नाला, ये कैसे रहते हैं? आहिस्ता, दीदी सुन लेगी, मल्लिका ने कहा। रवि बाबू, दीदी। रेणु लालटेन लेकर आई। मल्लिका ने कहा, अधीर होगा दीदी, तेरा काम खत्म ही नहीं हुआ, जल्दी करो, अभी बहुत सारे काम हैं। मल्लिका कीमती साड़ी पहने हुए थे, समूची देह पर महंगे गहने थे, पाँव में हाई हील। धनंजय कीमती अ, पंजाबी एवं धोती में है, हाथ में पाइप है। रेणु ने म्लान में वो इधर देखा। धनंजय कुर्सी पर जा बैठे। रेणु जाकर पीछे खड़ी हो गई। दीदी जल्दी, समय नहीं है, कलकत्ते से संदेश नहीं आया। फिर सब चले, सब लोग चल दिए। और उसी समय मल्लिका ने कहा, जागने पर चलते हैं भाई, मणिक पाटना से दही आना है, कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी की मिसेज को लाना है, अभी बहुत सारे काम है, मल्लिका ने कहा। मल्लिका घसीट कर कपड़े खूब, वाह! दूर से कार की आवाज आई। हड़बड़ाकर रेणु ने साड़ी एक ट्रक में और गहने बक्से में रख दिए, पहनाने ले गई। रेणु घबराकर रवि को देख रही थी, हंसकर रवि कुर्सी पकड़ कर रह गया। रेणु जल्दी साड़ी बदल कर गहने पहनने आई। दीदी ये तो खूब जमते हैं, कब लिए? याद नहीं, कब कब लिए थे, मानना होगा। इनकी पसंद खूब है, क्यों बाबा जी? ब्याह करने से मना कर रहे थे, यह क्या? रवि भींच कर देखता रह गया। कहा, तुम लोगों का रूप मुनियों को भी गिरा दे, मैं तो मामूली। समझिए, अब मन ही मन जाओ, धोती पहनो। रवि हटकर रेणु तुरंत कुर्सी के पीछे आ गई। मैं क्या खाता पहले, कपड़े धोबी ने दिए ही नहीं, मोटा पंजाबी और पुरानी धोती ही तो ठीक है। रवि ने कहा, जरा अंदर आना। रेणु ने वहीं से कहा, जो मिले पहन लो, देर ना करो। रवि उसके नहाने के कारण समझ गया, वही पहनकर आ गया। रेणु फिर नीचा किए रही, ना अभी सोए, ना अभी सोएगी, ठीक है, जब जागेगी देखा जाएगा। सोते हुए उसको लेके चल देती है। हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सो रही है, ना लेना ही ठीक रहेगा। तब निकले, विवाह की सालगिरह है। वहां कटक के सब धनी धनी मानी निमंत्रित हैं। घर में रोशनी सजाया है। रेणु सोचती है, कितनी साल गिरा गई, रवि ने मामूली कोई उपहार तक नहीं दिया। एक गहरी सांस निकल गई। एक कमरे में बड़ा टेबल है, अतिथियों के उपहार सजे हैं। मल्लिका गर्व से रेणु को दिखा रही है। रवि उनके पीछे है। अचानक फाटक पर बच्चे अ, रुलाई की आवाज दी, पुन्नू जाग गई है, मुझे खाएगी।
मुझे ना देखा तो गुस्सा हो गई। रेणु बाहर आ गई और कुन्नू को गोद में लिया। कुन्नू माँ की गोद में रही नहीं, एक बार इधर देखा, आँख फिरा ली, रोने लगी। रवि ने गोद में ले मल्लिका खिलौने दिखाने लगी। कुन्नू ने सब फेंक दिए। एक दासी ने हंसी में कहा, ये पसंद नहीं। रेणु ने आँख तरेर कर उधर देखा, वह मुंह फिर चली गई। जो भी मल्लिका ने दिखाया, कुन्नू सब की उपेक्षा कर गई। सुंदर आंखें अधीर होकर कुछ खोज रही हैं। रोना बढ़ गया। रेणु घबरा गई। एक रानी ने कहा, ये माँ को पहचान नहीं पा रही मुझे लगता। रेणु ने अकड़ कर कहा, पहचानेगी क्यों नहीं? जिद्दी हो गई है। नौकरानी ने कहा, माँ जी, आपको ये पहचान नहीं पा रही है, आप समझ लीजिए। आप साधारण साड़ी पहनिए, गहने हटा दीजिए, तब वह पहचान लेगी। रेणु ने लाज क्रोध में उधर देखा, सारा गुस्सा कुन्नू पर। एक थप्पड़ दी, वह चुप हो गई। हाथ पांव सब उसके बिल्कुल अकड़ गए। मुट्ठी भींच रेणु को की गोद में गिर गई। रेणु ने कहा, अरे यह क्या हो गया? सबने दौड़कर पानी की छींटे मारी। पुन्नू को होश आया, आंखें खोली, फिर डर कर रोने लगी। वही नौकरानी कहने लगी, माँ को समझती नहीं, वह पहचान नहीं पा रही है। इसने कभी गहने नहीं देखा, वही करना पड़ा। पर मल्लिका के यहाँ ऐसी साड़ी कहाँ। घर जाकर रवि दौड़ करके साड़ी लाया। रेणु लाज क्रोध अपमान रोक एक एक कर गहने उतारने लगी। साड़ी बदली। मल्लिका ने देखकर कहा, देख तेरी माँ। पुन्नू उछल कर गोद में आकर दुबक गई। सबको चैन आ गया। रेणु सिर नीचा किए रही, ऊपर देख नहीं पाई। मल्लिका के कहने पर कुछ खाकर जल्दी घर चली आई। पुन्नू को धम से पलंग पर पटक कर सो गई। रवि ने देखा, हिचकियां भरकर रो रही है। स्नेह से पीठ सहलाते सहलाई पुन्नू घुटनों के बल आकर माँ की गोद में मुंह रखकर सो गई। कुछ समय बाद रेणु उठी, रवि की ओर देखा, पुन्नू गोद में लेकर कहा, इस गुड्डी ने तो किसी का छलावा नहीं रहने दिया। अच्छा ही हुआ, ठीक हुआ जो हुआ। नमस्कार।